वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है स्पाइसी। अगर आपका बच्चा छोटा है और आपने उसको मोबाइल दिया है और आप उस बच्चे के मोबाइल की एक्टिविटीज चेक करना चाहते हो तो आपको ये ऐप उसके मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद आप उसकी सारी एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकते हो। वो कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वो कौन सी साइट्स पे जा रहा है, वो व्हाट्सएप पे किससे बातें कर रहा है, ये सब स्पाई कर सकते हो। ये ऐप आप इसलिए यूज कर सकते हो ताकि आपका बच्चा किसी मुसीबत में ना फंसे और आपकी पूरी नजर उस पे हो। इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको लगता है कि यह ऐप आपके काम आ सकता है तो जरूर नीचे दिए हुए लिंक से उसको डाउनलोड कर लेना। अभी आज की कहानी पे आते हैं। मेरा नाम जगदीश है, मैं 17 साल का हूँ। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे दादाजी की है। ये कहानी वो मुझे सुनाया करते थे। ये कहानी 1935 की है। मेरे दादाजी तभी मेल एंड मैसेज मैन का काम करते थे। उस जमाने में मोबाइल्स, ईमेल्स, इंटरनेट ये सब तो नहीं होता था, सो लेटर्स और मैसेजेस मैन्युअली पहुंचाए जाते थे पोस्ट से। उस जमाने में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत सारे लोगों को ऐसी जरूरत पड़ती थी, कोई तो उनका लेटर लिखे या फिर उन्हें आया हुआ लेटर पढ़े। मेरे दादाजी ये काम भी करते थे। एक रात उन्हें खबर मिली कि पास के ही गांव में किसी को तो लेटर पढ़ने वाले की जरूरत है। रात का समय था और अर्जेंट काम था, इसीलिए पेमेंट भी डबल थी। वो एक फैमिली थी जिनको इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए था लेटर रीड करने के लिए। रात के 11 बज रहे थे और जो एड्रेस पे जाना था वो दादाजी के लोकेशन से कुछ 45 मिनट पे था। लेकिन मेरे दादाजी ने सोचा कि डबल पेमेंट मिलेगी तो वो उस काम के लिए निकल गए। वो गांव एरिया था, बाहर काफी ठंड थी। उस वक्त गांव एरिया में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी, सो ओनली लाइट वॉज फ्रॉम द मून एंड द टॉर्च माई दादाजी वॉज कैरिंग। कुछ 5-10 मिनट चलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो शॉर्टकट लेंगे जंगल वाले रास्ते से। जंगल में और भी झाड़ थे और वो झाड़ मूनलाइट को ब्लॉक करते थे। लेकिन मेरे दादाजी अंधेरे से नहीं डरते थे। ही स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू द जंगल और कुछ 10 मिनट चलने के बाद उन्होंने कुछ दूरी पर एक फ्लिकरिंग लाइट नोटिस की। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उस लाइट के पास गए। जैसे जैसे पास गए उन्हें पता चला कि वो एक इंसान था जो कि सिगरेट लाइट कर रहा था। वो एक मिडिल एज स्मार्टली ड्रेस्ड आदमी था। हे, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? उस इंसान ने मेरे दादाजी से पूछा। जब मेरे दादाजी उस इंसान के और भी नजदीक पहुंचे तब उन्हें नोटिस हुआ कि उस इंसान ने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी है। ही वॉज ड्रिंकिंग विद तकीला। मेरे दादाजी ने उस इंसान से कहा, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। उस इंसान ने मेरे दादाजी के पास एक स्माइल के साथ देखा और कहा, तुम बिल्कुल मेरी बीवी की तरह बातें करते हो। एनीवेज, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं ये सवाल तुम्हें भी पूछ सकता हूँ। मेरे दादाजी ने उस इंसान से कहा, तुम सच में मेरे बीवी की तरह ही बातें करते हो। उस इंसान ने मजाक करते हुए मेरे दादाजी से कहा, सो कहाँ पे जा रहे हो तुम? मैं धनबाद गाँव में जा रहा हूँ। मेरे दादाजी ने उस इंसान से कहा, ओह, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। उस इंसान ने मेरे दादाजी से कहा और वो दोनों भी धनबाद गांव की तरफ चलने लगे। मेरा नाम रिकार्डो फ्रांसिस है, तुम्हारा नाम क्या है? उस इंसान ने मेरे दादाजी से पूछा। मेरा नाम यशवंत है। मेरे दादाजी ने उसको अपना नाम बताया। रिकार्डो काफी चैटी था। वो बिल्कुल ओपन अप हुआ अपने प्रॉब्लम्स को लेके। उसने मेरे दादाजी से कहा कि वो एक बहुत ही बड़े समस्या में है। उसने कहा उसने बहुत सारे अमीर लोगों से उधारी ली थी और वो उधारी वो चुकता नहीं कर पाया और कल सुबह मैं इन सभी लोगों के पास जाके उधारी चुकता करने का थोड़ा सा और समय एक्सटेंड करने की भीख मांगने वाला हूँ। देयर इज अ प्रीटी मच हाई चांस दिस वुड नॉट एंड वेल। मेरे दादाजी ने उस इंसान से पूछा, क्या तुम्हारी फैमिली को पता है इन सारी चीजों के बारे में? उस इंसान ने राइजली हंसते हुए कहा, मेरी बीवी के सामने मैं एक सेल्समैन हूँ। अगर उसे पता चला ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है तो आई एम अ डेड मैन। बातें करते हुए मेरे दादाजी उस लोकेशन पे पहुंचे जहाँ पे उन्हें पहुंचना था। वो घर काफी मॉडेस्ट था, ना छोटा ना बड़ा, काफी मॉडेस्ट। उस घर के बाहर अजीब से डेकोरेशंस थे, काइंड ऑफ वियर्ड। मेरे दादाजी ने उस दरवाजे पे नॉक किया। बाय द टाइम मेरे दादाजी रिकार्डो को पूरी तरह भूल गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ा रिकार्डो को बाय करने के लिए, उन्होंने देखा रिकार्डो वहाँ पे नहीं है। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। दरवाजा खुला। इट वॉज ओपन बाय अ स्मॉल बॉय। उसने मेरे दादाजी को अंदर लिया। वहाँ पे उनको एक औरत ने ग्रीट किया। वो औरत को देख के ही पता चल रहा था वो काफी दुखी है। घर के अंदर और भी वियर्ड और भयानक डेकोरेशंस थे। उस औरत ने मेरे दादाजी को सॉरी कहा इतनी रात उनको परेशान करने के लिए और वो लेटर उनके हाथों में थमाया। मेरे दादाजी ने पहली लाइन जोरों से पढ़ी। उसमें लिखा था, टू द फैमिली ऑफ रिकार्डो फ्रांसिस। मेरे दादाजी पॉज हुए। आगे का लेटर उन्होंने मन में ही पढ़ना चालू किया।
और जैसे जैसे वो लेटर पढ़ रहे थे उनकी आंखें और भी बड़ी होते जा रही थी और उनका हार्ट और भी सिंक हो रहा था। उस लेटर में लिखा था, तुम्हारा हस्बैंड एक भद्दा इंसान है, उसने हमसे उधारी ली और चुकती नहीं की, इसीलिए हमने उसे मार दिया। उस पर अभी भी 50 लाख की उधारी बाकी है, वो अभी तुम्हें चुकती करनी होगी। अगर तुम नहीं कर पाओगी तो हम तुम्हें भी मार देंगे। मेरे दादाजी वहाँ पे डिसबिलीफ में खड़े रहे। वो सोच रहे थे, अगर रिकार्डो फ्रांसिस मर चुका है तो मुझे बाहर कौन मिला। रिकार्डो की बीवी अर्ज करने लगी कि लेटर में क्या लिखा है। मेरे दादाजी ने उनसे कहा कि रिकार्डो को एक अर्जेंसी के कारण किसी ट्रिप पे भेजा गया है, वो जल्द ही वापस आएंगे, बस यही लिखा है इस लेटर में। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो, ओके बाय, गुड नाइट। ये कहते हुए मेरे दादाजी उस घर से बाहर निकले। उनकी हार्ट बीट जोरों से बीट कर रही थी, उनके पेट में डर था, वो फैमिली खतरे में थी। उस लेटर में क्या लिखा था मेरे दादाजी उनसे नहीं कह पाए। वो नहीं चाहते थे कि रिकार्डो की इमेज उसके फैमिली के सामने खराब हो। और जैसे ही मेरे दादाजी उस घर के फेंस के पास पहुंचे, उन्होंने रिकार्डो को फिर से देखा, लेकिन वो जैसे पहले दिख रहा था वैसे नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पे खून था, उसके सूट पे भी खून था, उसके हाथ और चेहरे पे ब्रूजेस थे, उसकी आंखें भी अजीब थी। उसने मेरे दादाजी को एक स्माइल दी, हाथों से वेव किया और वो वहां से गायब हो गया।